हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ना, ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 है, हिस्ट्री, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो डियर हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट कहीं से भी जो है अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि ये सीटेट के साथ साथ आपके अन्य कॉम्पिटिशन बिहार स्टेट, बीपीएससी या किसी केवीएस एनवीएस के लिए भी हेल्पफुल हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। तो देखिए हम लोग चैप्टर 2 जब पढ़े थे ना, उसमें हम लोग कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़े थे। तो ये जो था ना, उस समय बहुत बड़ा आपका राज्य का केंद्र बन गया था, ठीक है। लेकिन इस समय इसी चैप्टर में हम लोग ने ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं किए थे जिसकी राजधानी जो था दिल्ली था। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली कब बना है, तो वो आपका 12वीं शताब्दी में बना है। तो क्लियर है ना, दिल्ली 12वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। अब देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ पे दिल्ली सुल्तान के कुछ सल्तनत में कुछ शहर बनाया गया था, जैसे कि फिरोजाबाद है, फिर आपका हौज खास है, फिर आपका शीरी, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी और तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब कुछ शहर है जो कि आपकी 13वीं और 14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत का शहर था। देखिए सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो था ना, एक साम्राज्य की राजधानी बना था, ठीक है। और 12वीं शताब्दी के बीच में तोमरों को अजमेर जो के चौहान, जिसको हम लोग चहमान नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, उसको वो क्या किया था, हरा दिया था। फिर तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली क्या था, एक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था, ठीक है। और इस शहर में जो है बहुत ही सारे जो है आपका समृद्धिशाली व्यापारी जो थे वो रहने लगे थे। और यहाँ पे बहुत सारा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है, इस समय एक सिक्का मिलता था, इस सिक्का को क्या कहते हैं हम लोग, देहलीवाल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इस समय जो सिक्का का प्रचलन था, उस सिक्के का नाम क्या था, तो देहलीवाल था। क्लियर है। अब देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। और इसके साथ दिल्ली जो था ना, एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण, यानी जिसको कंट्रोल कौन करता था, तो इस महाद्वीप का बहुत बड़ा क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ था। यानी इसका नियंत्रण जो था पूरे आपको इस पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था, ठीक है। जिस इलाके को आज हम लोग, जिस इलाके को जो दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। देखिए उन सुल्तान का नाम देखिए, एक दिल्ली, एक कोहना है, सीरी और जापन्हा है, ठीक है। कौन है, दिल्ली, एक कोहना, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली, एक कोहना, और आपका सीरी, ये है आपका शेरी, और जहाँपन्हा, ठीक है, जहाँपन्हा। तो ये अभी जो दिल्ली हम लोग जान रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे बहुत सारे शहर बनाए थे, ठीक है। अब देखिए दिल्ली के कुछ शासक, जैसे कि राजपूत वंश में है आपका तोमर, अनंगपाल, इसके यहाँ जो है 11वीं शताब्दी में आरंभिक, 12वीं शताब्दी में हुआ था। जैसे 1130 से लेके 1145, ठीक है। इसके आज चौहान देख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान, इसका आप टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए। प्रारंभिक तुर्की शासक में जो कि 12वीं शताब्दी में आया था, ये कौन कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, रजिया थी, और गियासुद्दीन बलबन था। इसमें रजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजिया से हमेशा आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका खलजी वंश। खलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी था और अलाउद्दीन खलजी था, ठीक है। और फिर आपका तुगलक वंश 13वीं शताब्दी में था, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन देख लीजिए आप, 320 से लेकर 24, 324 से लेकर 1391 और 1391 से लेकर 1388, ठीक है। फिर आपका सैयद वंश आया था, जो कि 14वीं शताब्दी में था, ख्रीच खान, 1414 से लेकर 1421 तक का था, ठीक है। फिर लोधी वंश सबसे लास्ट में था, बहरौल लोधी, जो कि 91 से लेके 1400। तो ये देख सकते हैं इसका सारा टाइमिंग पीरियड, ठीक है। एक बार आप इस पर नज़र डालिएगा ज़रूर। अब हम लोग देखते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। देखिए इतिहास, तारीख, तारीख जो है ना, ये एक वचन है, और तवारीख ये जो है बहुवचन है, ठीक है। तो जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की ये जो भाषा है ना, सुल्तान काल में फ़ारसी में जो है लिखे गए थे, तारीख और तवारीख। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे।
क्लियर है। यानी ये जो तवारिक के जो लेखक थे, ये आपका प्रशासक थे, कवि थे, दरबारी थे, और ये बहुत ही सुरक्षित व्यक्ति थे जो कि हर घटनाओं का वर्णन किया करते थे। इसके साथ साथ जो शासक थे ना, वो किस तरीके से अपना राज्य चला रहा, उसकी सलाह भी वो दिया करते थे, और ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, मतलब न्याय पे ही वो जोर देते थे। ठीक है, देखिए न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकता। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। क्लियर है। तो ये 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदबिर ने लिखा था। देखिए जन्म सिद्ध अधिकार, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है। जन्म सिद्ध अधिकार जैसे कि जन्म के आधार पर कुछ विशेष आपका अधिकार मिलता था, जैसे कि अगर कोई राजा है का बेटा है तो वो खुद राजा बन जाता था, है ना। तो इसको हम लोग जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। जैसे कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। ठीक है, लिंग भेद जैसे कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो सामाजिक और शारीरिक रचना का जो अंतर है, संबंध जो अंतर है, इसके कारण जो है हमेशा पुरुष को जो है स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। जैसे त्वारिक के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। देख लीजिए, त्वारिक के लेखक किस में रहते थे? दिल्ली में रहते थे। गांव के शायद ही कवि रहते हो, वो अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए, तो वो जो इतिहास लिखते थे ना, तो ऑब्वियसली वो सुल्तान के लिए लिखेगा। वो किस लिए लिखता था? ताकि हम ऐसा लिखेंगे, लोगों तक पहुँचेगा तो हम लोगों को इसके बदले क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, इनाम और इकराम। ठीक है, तो ये लेखक अक्सर शासकों को जन सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित क्या लिखता था? आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने का सलाह देता था। तो इन विचारों को वो जो है लिखते थे। सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, जैसे कि आप राजिया सुल्तान के बारे में आप जानते होंगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये 1236 का बात कर रहा है, और ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये जो इस युग में आप इतिहासकार जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन्हाज ए सिराज, ये स्वीकार किए थे ये जो राजिया सुल्तान है ना, ये अपने सब भाई से जो है ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्वीकार किए थे कि ये जो राजिया सुल्तान है ना, ये इसके जितने भी भाई है, इसके भाई से ये ज़्यादा जो है आपका मतलब योग्य है राज्य के लिए। लेकिन लेकिन वो एक रानी को शासक के रूप में जो है मान्यता नहीं दे पा रहे थे, और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में वो प्रश्न नहीं थे, और सन 1240 में उसे सिंहासन से जो है हटा दिया गया था। तो 1236 से लेकर 1240 याद रखिएगा, 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया था। ठीक है, अब डियर हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे राज्य के बारे में और मिन्हाज सिराज के विचार में। यहाँ से यहाँ तक राज्य सुल्तान के बारे में आता है कि वो किसकी बेटी थी, ठीक है, और किसने उसे बेहतर स्वीकारा था, किस इतिहासकार ने, कब तक वो 1236 की बात है, कब उसको सिंहासन से हटाया था। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि राजा सुल्तान से पूछा जाता है। ठीक है, तो डियर इसी तरह जो है हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि एक एक चीज़ हम लोग का क्लियर होते जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आप कुछ भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।